जय हिंद बच्चों। फिर से एक बार आपका ई कॉमर्स क्लास में स्वागत है। और आज विशेष रूप से हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के तीनों मेथड को पढ़ लेंगे। और हम लोगों ने पूरे तरीके से सीख लिया कि जितने भी 8 इनकम एग्रीगेट्स हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए टू जेड हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब एक समस्या आता है। समस्या क्या आता है कि कुछ ऐसे आइटम्स दे देते हैं जिनको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, या दिक्कतें आ जाती हैं, या कंफ्यूजन हो जाता है कुल मिलाकर के कि वास्तव में इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करें। चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो। तो तीनों मेथड्स में जो आइटम्स दिए रहते हैं कैलकुलेट करने के लिए, अब उसमें कुछ आइटम दे दिया जिसको कि क्या करें, उसमें जोड़े या न जोड़े, एक समस्या तो आती है। और दूसरी एक समस्या ये है कि आजकल क्वेश्चन के पैटर्न में एक क्वेश्चन यूजुअली आता है कि 3 आइटम आपको दे देगा और उसके बाद कहता है एक्सप्लेन हाउ टू ट्रीट ऑल दीज आइटम्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये आ जाता है और यूजुअली ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कभी कभी। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विगत विचार करेंगे। और इसके चर्चा के लिए मैंने जो कुछ आइटम्स चूज किया है वो कॉमन है तीनों मेथड में, हर जगह काम करेगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, चाहे वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, हर जगह ये काम करेगा। दूसरी बात कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है इस क्वेश्चन में वो ये आता है कि कहीं गलती से एक ही आइटम की वैल्यू 2 बार न हम जोड़ दें, जिसे हम प्राय कहते हैं फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग, ये न कर पाए। तो इसके लिए पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी इनकम एग्रीगेट का कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान देना है, हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम जोड़ेंगे, फाइनल सर्विसेज की वैल्यू हम जोड़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं। तो हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल सर्विसेज क्या होता है, बस इतना। ये पहचानने के लिए हम लोग अभी तक बहुत विधिवत कई तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके मेजरमेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेष रूप से वैल्यू एडेड मेथड इसी पर डिपेंडेंट रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों ने क्या पता करने की कोशिश किया है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, है ना। तो जिसको हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से उसका जिक्र किया। और बाद में हम लोगों ने कहा कि किसी फर्म का या सभी फर्म्स के या सेक्टर वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर लें, और करने के बाद उसको हम जोड़ देते हैं, वही हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम लोगों ने तरीका निकाला कि जब हम लोग ये पता कर ले कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है, तो वैल्यू एडेड मेथड से फाइनली जब हम लोग फिल्टर करके ये पता किया कि फाइनल गुड्स की वैल्यू कितना है, वो तो हम लोग सीख लिए थे। तो पहला तो तरीका ये था, हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। या दूसरा सीधी सी बात है, कोई बता दे कि ये फाइनल गुड्स है और उसकी ये वैल्यू है, यही दो तरीका माना जाता है। चलिए, तो फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग में हमें यही केयर करना है कि एक किसी भी आइटम की वैल्यू एक से अधिक बार कैलकुलेट न कर पाए, यही प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग सॉल्व कर लिए, वहां हम जिक्र भी किए थे। अब आते हैं कुछ कॉमन ऐसे आइटम हैं, ऐसी गुड्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि याद रहे, ताकि कैलकुलेशन करते समय गलती ना होने पाए। यही सावधानियां है, इसीलिए आज का टॉपिक है प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चलिए,
शुरू करते हैं। उसमें से आपका पहला आइटम इंटरमीडिएट गुड्स। सीधी सी बात है कि फाइनल गुड्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दें कि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान देना है। तो या तो इंटरमीडिएट गुड्स का जो सिम्टम्स हम लोग पढ़े हैं उसके थ्रू पहचान ले कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है भाई, तब फाइनली नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में गलती से भी इंटरमीडिएट गुड्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि हमें केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। और जब भी इंटरमीडिएट गुड्स कहीं भी हो उसे आप निकाल दीजिए, उसे कभी भी उसमें इंक्लूड आप मत करिए। आज इस पे डिटेल बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं और पीछे के हमारे क्लासेस में कई बार आ चुका है। दूसरा है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखिए, सेकेंड हैंड गुड्स आप सब लोग जानते हैं नाम के माध्यम से कि इसका मतलब क्या कि फर्स्ट हैंड में अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदी है 2023 में, ठीक है ना, तो 2023 में आप मोटर बाइक खरीद लिया है, तो उस साल के प्रोडक्शन में 2023 के प्रोडक्शन में मोटर बाइक की वैल्यू तो इंक्लूड हो चुकी है, कैलकुलेशन भी हो चुका है। ठीक है। अब वो चाहे किसी भी इनकम एग्रीगेट में, मान लें नेशनल इनकम की बात करें तो उसमें आपने उस साल 2023 की जो मोटर बाइक की वैल्यू है आपने उसको इंक्लूड कर चुकी है। अब उसी को 2023 में अगर आप बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एक बार उसकी वैल्यू का कैलकुलेशन हो चुका है और दोबारा उसी को आप ट्रांजैक्शन में डाल रहे हैं, उसी को सेल कर रहे हैं, उसी को आप परचेज कर रहे हैं, तो किसी भी माध्यम से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये दोबारा फिर से इसकी कैलकुलेशन नहीं आ जाएगी क्या? ये फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा? श्योर हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट हैंड का जो सेलिंग है सिर्फ उसकी बात करेंगे, सेकेंड हैंड का और थर्ड हैंड का नहीं। यानी कोई भी गुड्स एक से अधिक बार अगर बिक्री होती है, सेल होता है, तो स्पष्ट है ऐसे कंडीशन में उसी साल उसकी गणना उस समय किसी भी तरह से किसी भी इनकम एग्रीगेट में वो हो चुका है। और दोबारा फिर दूसरे साल तीसरे साल बार बार उसको बेचते हैं तो इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसीलिए जब भी सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू की बात हो, ऐसा कोई भी आइटम आए तो उससे हम किसी भी तरह से किसी भी मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब इस पर देखिए क्या करना है भाई। मान लीजिए कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं मोटर बाइक का ही, मान लीजिए मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं बेचने के लिए मार्केट में, तो हमने अगर मोटर बाइक का प्रोडक्शन किया 10 यूनिट और उसमें से मैंने 9 यूनिट मैंने सेल कर दिया, इतना हमने सेल कर दिया मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में सेल के माध्यम से हम इसका कैलकुलेशन किसी भी इनकम एग्रीगेट में कर चुके हैं, स्पष्ट बात है। अब ऐसे कंडीशन में 10 में से 9 तो हमने सेल कर दिया और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए उस साल किसी भी इनकम एग्रीगेट में। लेकिन 10 में से 9 तो सेल किया, एक हम रख लिए अपने लिए कि हम घर से ऑफिस इस मोटर बाइक का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये तो मार्केट में गया नहीं, मार्केट में इसकी प्राइस का यानी इसका कोई वैल्यूएशन हुआ क्या? नहीं ना हुआ। यानी ये कहीं तो लेखा जोखा में अकाउंटिंग में है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो मेरे घर में प्रोडक्शन हुआ, मेरे घर में आ गया।
तो क्या करना है इस एक यूनिट का, क्योंकि प्रोडक्शन 10 का हुआ है। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन जितना हुआ है किसी भी मेथड में, आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, किसी मेथड में अगर ये 10 यूनिट का आप जिक्र करेंगे, इसका तो कैलकुलेशन होगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसका हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन 10 में से सेल तो केवल 9 दिखाई दे रहा है ना, एक नहीं है। तो एक अगर नहीं है तो एक फर्म ने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उसी समय आपने उसका वैल्यूएशन कर लिया, इसलिए इस एक का अनुमानित मूल्य जो उस समय मार्केट में होगा उसका हम एस्टिमेटेड वैल्यू, अनुमानित मूल्य रखेंगे। और ये अब 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, पूरे 10 का 10। इसीलिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे और उसका इस्तेमाल स्वतः करे तो भी इसका हम इनकम एग्रीगेट में किसी भी तरह का, चाहे नेशनल इनकम ही क्यों ना हो, में इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट वन है ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस। देखिए भैया, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरा घर है, मैंने रेंट पर नहीं लिया, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, रेंट किस मेथड से, आप जान चुके हैं, इनकम मेथड से। तो आप वो घर किसी ने हायर किया नहीं तो रेंट तो उसको मिला नहीं, लेकिन वो घर हमने खुद उसका इस्तेमाल किया ना अपने रहने के लिए, तो उसका क्या करेंगे, कैसे उसको हम ट्रीट करेंगे, किसी भी इनकम एग्रीगेट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो पक्का है इंक्लूड करेंगे भाई। क्यों इंक्लूड करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो बिल्डिंग, वो हाउस का जब कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में वो पक्का है कि उसी तरह से, जिस तरह से कोई दूसरा उसको हायर करे, रेंट दे, तो उसका इंप्यूटेड अनुमानित रेंट लगा करके आप उसमें इंक्लूड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भले ही वो घर मेरा है और मैं उसमें रहता हूं, मैंने रेंट पर नहीं दिया है, लेकिन उसको हम निश्चित तौर से जितना मार्केट में उसकी वैल्यू होगी वो अनुमानित वैल्यू का रेंट इसमें हम जोड़ेंगे, यानी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है नॉन मार्केटेड सर्विसेज। अब देखिए भाई, नॉन मार्केटेड सर्विसेज क्या है, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हम सभी लोग, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो घर से खाना खा के अच्छे से आते हैं स्कूल। मैं अपनी बात करूं, बीइंग एज ए टीचर, तो मैं भी जो है घर से खाना खा के आता हूं और तब आप लोगों को पढ़ाता हूं। हम और आप दोनों घर से खाना न खा करके अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते तो एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ बात बनती ना, क्या किसी भी इनकम एग्रीगेट में आप इसको इंक्लूड करते कि नहीं करते, श्योर करते। अब सवाल उठता है कि भाई घर तो आपने, रेस्टोरेंट है नहीं, वहां पैसा दे गए हैं, वहां तो आपने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई पेमेंट वहां नहीं दिया है, अब इसका क्या करना है। सीधी सी बात है कि ये, यानी आपकी माता जी, मेरी पत्नी, जो घर में सर्विसेज दी हैं और जिसकी वजह से खाना मिला, हम लोग खा पी करके यहां हम पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, मार्केट में इसका वैल्यूएशन नहीं होता है, ना हुआ है। इसलिए ऐसे सर्विसेज को हम मार्केटेड सर्विसेज कहते हैं और इसे कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका मार्केट में ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसे कहते हैं नॉन मार्केटेड सर्विसेज। एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट नंबर में आता है आपका
नॉन मार्केटेड गुड्स, सीधी सी बात है, नाम से यह स्पष्ट हो जाता है क्या कि नॉन मार्केटेड गुड्स क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है और लैंड भी है, मतलब थोड़ा जमीन भी है, मिट्टी भी है वहां पर। आजकल तो हमेशा फर्श रहता है ना, मतलब पक्की जमीन रहती है। लेकिन मान लीजिए कि आजकल लोग थोड़ा हरियाली के शौकीन होते हैं और थोड़ा सा अपना एक गार्डन बना के रखे हैं, है ना। उस गार्डन में फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक का साग, ये सब उसमें बो रखे हैं। ठीक है, जब सब्जी की जरूरत पड़ती है वहां से निकाल लेते हैं, सब्जी बन जाती है। क्या ऑर्गेनिक बढ़िया फर्स्ट क्लास की सब्जी बनती, खाने में मजा आता है। अब बताइए, कितनी की सब्जी आपने खाया? तो आप कह सकते हैं सर वो तो हमारे घर के आंगन के बोया हुआ है, मार्केट से तो लाए नहीं, तो हम क्या बताएं आपको। इसीलिए उसका ट्रांजैक्शन मार्केट में होता ही नहीं है। तो ऐसे गुड्स को हम नॉन मार्केटेड गुड्स कहते हैं, और जो अभी मैंने कहा उसे किचन गार्डन कहते हैं आजकल भाई, नाम दे दिया गया है। यानी जिसे हम खुद अपने घर में उगाते हैं, मार्केट से लेके नहीं आते हैं, तो वो जो सब्जी है वो क्या हो गया, नॉन मार्केटेड गुड्स हो गया। अब नॉन मार्केट गुड्स का वैल्यूएशन होता ही नहीं है, मार्केट में जाता ही नहीं है, तब इसका हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे। इसलिए किसी भी इनकम एग्रीगेट में इसे ऐड नहीं किया जाता है, एकदम साफ साफ बात है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन है ट्रांसफर इनकम, है ना। कई बार हम लोगों ने किसी क्लास में ट्रांसफर इनकम का जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए, ट्रांसफर इनकम सीधी सी बात है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमें मिला, इसका मतलब क्या, ये वन साइडेड इनकम हो गया भाई। अरे मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, तो क्या उसके बदले में आपने कोई काम किया क्या? नहीं, मिल गया आपको, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। और हमने दिया तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया। ये वन साइडेड होता है, यानी बिना काम का मिल जाता है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमको मिल गया, है ना। जैसे पुराने लोगों को पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है। अब भैया बताइए उन्होंने क्या किया, बस उनकी गलती है कि बूढ़े हो गए, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट उनके बुढ़ापे पर तरस खा करके और उनको पेंशन दे देती है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए इसे क्या कहती है, यूनिलेटरल या वन साइडेड पेमेंट। तो इस ढंग का जो भी ट्रांसफर इनकम हो, ट्रांसफर पेमेंट हो, कभी भी इनको हम किसी भी इनकम एग्रीगेट में आठों में से किसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए मैं रीजन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन और आता है जब ट्रीटमेंट करेंगे आइटम का ना, तो पूछेगा कि इसको हम नेशनल इनकम में या इस इनकम एग्रीगेट में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने लिख दिया नहीं करेंगे, तो पूछेगा क्यों। यदि आप ये रीजन नहीं बताए तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए रीजन के साथ समझिए पूरा। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि आपने मान लीजिए सपोज फॉर समटाइम्स कि बॉन्ड्स खरीदी, शेयर खरीदा, ठीक है, तो बॉन्ड खरीदा, शेयर खरीदा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स अच्छे से इसको जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी भी फर्म का जो भी एसेट्स है उसको इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब मान लीजिए कि उसके पास 100 यूनिट के बराबर इक्विटी है और इस इक्विटी का मालिकाना हक 10 लोगों के बीच में है। अब कैसे कैसे है वो जाने, किसी के पास 8 होगा, 10 होगा, किसी के पास 1 होगा, 2 होगा, 20 होगा, ऐसे करके 10 लोग हैं। मतलब क्या है कि पूरे जो एसेट्स है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपया है तो उसके मालिक एक नहीं है, कितने, 10 लोग हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसी में से क्या हुआ कि 10 में से एक को लगा कि नहीं
इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तब इस 10 में से एक ने, यानी मान लो ए ने बी को सेल कर दिया। इसके पास केवल एक इक्विटी थी, है ना, एक ही शेयर था, ए ने बी को दे दिया। ए ने क्या कर, बी को दे दिया। तो ए ने बी को दे दिया, तो इसे 100 रुपए में से न दे दिया, अलग से तो दिया नहीं, तो ए पहले इसी 100 रुपए में ही था इसकी वैल्यू, अब ये हट गया, ए की जगह पर क्या आ गया, बी आ गया, तो ये तो 100 का 100 ही रहा ना। क्या इसमें कुछ एडिशन हुआ क्या? नहीं, इसमें कोई भी वैल्यू एड नहीं हुआ, जस का तस रह गया। तो हुआ क्या, बस मालिकाना हक ट्रांसफर होके ए से कहां चला गया, बी में चला गया। इसका मतलब क्या, इसने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से कोई वैल्यू का एडिशन नहीं हुआ। इस तरह के गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं भैया, और हम किसी भी तरह से किसी भी इनकम एग्रीगेट में इसको एकदम इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे है इलीगल एक्टिविटीज, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य तौर से कभी भी जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हम कहते हैं कुछ काम करने के बाद जो हमको मिल जाता है वो हमारा इनकम होता है, और उस काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है भैया, हमने स्मगलिंग की और बहुत पैसा मिला, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? पैसा तो मिला, ध्यान दीजिएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये नहीं है तो पूरी बात करो ना, क्या ये इलीगल है? लीगल नहीं है, यानी काम वो करो जो लीगल हो और उससे कुछ पैसा मिले, तब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, नहीं तो इलीगल एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। तो स्पष्ट है, ऐसे इलीगल एक्टिविटी यानी जो गलत तरीके से आपने कमाया, उसे हम यहां पर बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे किसी भी इकोनॉमिक एग्रीगेट में, अन्यथा किसी भी इनकम एग्रीगेट में, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा सभी लोग यही काम करने रहेंगे। तब चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो या स्मगलिंग हो, यानी किसी तरह से चोरी चमारी करके आप पैसा कमाए हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज हो। अब देखिए विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन अचानक मिल गया कुछ, मतलब लॉटरी, 20 रुपए का आपने लॉटरी खरीदा, 1 करोड़ मिल गया। नहीं, ये आपका इस ढंग का कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? नहीं कहते हैं कि आपकी तो लॉटरी लग गई, मतलब क्या, ये भी एक ढंग से कहिए तो बिना काम का काम है, मतलब ये आपने कुछ किया नहीं इसमें, समझ रहे हैं? ये एक ढंग से ये भी गलत काम है, आपने इसमें कुछ किया नहीं, फिर भी बहुत कुछ आपको मिल गया, तो बिना किए मिल गया, अचानक आपको प्राप्ति हुई। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का कोई भी पैसा आपको मिलेगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा किसी भी इनकम एग्रीगेट में, जिसे हम विंडफॉल गेन कहते हैं। इसी तरह से डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये पास्ट सेविंग से दिया जाता है भाई। हम करंट की बात करते हैं, पास्ट की नहीं। इसमें बात में आ गया, यानी करंट टाइम पीरियड में जो वैल्यू एड होता है ना, या जिस गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसकी हम बात करते हैं, पास्ट की नहीं। इसीलिए हम इन्हें कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी इनकम एग्रीगेट में एड बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इस तरह से जो हमने कुछ आइटम्स आपके सामने रखा, लगभग जितने भी आइटम्स होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रीटमेंट करते समय, कि उसमें हम क्या करें क्या न करें, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। ये कॉमन है, ये कॉमन है आपका, चाहे वैल्यू एडेड मेथड में
आप इस्तेमाल करें, या इनकम मेथड में या एक्सपेंडिचर मेथड में, तीनों मेथड में प्रिकॉशंस के तौर पर आपका ये हेल्प करेगा। अब मैं एक चीज और बताऊंगा कि तीनों मेथड्स को हम लोगों ने बड़ी विधिवत अध्ययन किया है, साथ ही साथ प्रिकॉशंस की हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट स्टडी कर ली है। और आप जब भी तीनों मेथड को इंक्लूडिंग प्रिकॉशंस को एक साथ जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहे कहीं से कोई भी प्रैक्टिस बुक्स उठाएंगे, उसके किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, 100% आपका सही होगा। आप कह सकते हैं सर कैसे सही होगा, क्या गारंटी है? दो चीज। पहला तो ये कि यदि हम जितना मेथड आपको बताए हैं ना, उन सभी मेथड को सिस्टमेटिकली उसी ढंग से लिखिए जैसे मैंने लिखा है, तो इसके दो फायदे। पहला कि मान लीजिए कि कहीं से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, लेकिन आपकी स्टेप्स सही माने जाएंगे, इसलिए बहुत ही माइनर मार्क्स काटा जाएगा और बाकी सभी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, गलती होने की संभावना ही बहुत कम होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेथड के थ्रू बाकी ऐसी कोई एनर्गल चीजें, आइटम्स जो काम की नहीं अपने आप छट जाएंगे, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि इनका इस्तेमाल, क्योंकि जो आपके पास दिया हुआ है बस इतनी ही आवश्यकता है। बाकी चीज अगर कुछ आइटम देखे कि उसमें कुछ बेकार के भी आइटम दिए रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि सभी आइटम्स को आपको किसी न किसी तरह से उसमें इंक्लूड ही करना है, नहीं। जो चाहिए, जैसे मान लीजिए कि इनकम मेथड में चारों फैक्टर्स की मैंने बात किया था ना, तो चारों फैक्टर के जितने कंपोनेंट्स आपने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आप ढूंढिए उस क्वेश्चन में कि उसमें ये आइटम दिया है कि नहीं। जो दिया है आप लिखते जाइए। अब जो नहीं दिया है, मान लीजिए जो दिया है वो आपने, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी कुछ और भी है तो यहां सोचने की आवश्यकता नहीं कि इसका क्या करें क्या नहीं करें, अपने आप हट जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये यानी मेथड टू मेजर इनकम एग्रीगेट आज कंप्लीट हुआ। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।